नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट ने टोंक से नामांकन दाखिल किया। रोड शो में हजारों समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का बड़ा दाव, कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा करेंगे 5 चुनावी वादे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप, लोकसभा चुनाव में हार तय, इसीलिए विपक्षियों को भेज रही है ईडी का नोटिस। चौथी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का आरक्षण आंदोलन पर बैकफुट पर सिंधे सरकार, कैबिनेट ने मराठा पैनल की रिपोर्ट को दे दी मंजूरी। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि विपक्षी नेताओं के हैकिंग के दावों पर राहुल गांधी बोले, सरकार में अडानी नंबर 1 और पीएम मोदी नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनेगी इंडिया की सरकार, तो वीडियो को खींचे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, सचिन पायलट ने टोंक से नामांकन दाखिल किया। रोड शो में हजारों समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को टोंक में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले सचिन पायलट ने शहर में विशाल नामांकन रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नामांकन दाखिल करने से पहले पायलट ने मीडिया से कहा कि पार्टी में कोई मतभेद या गुटबाजी नहीं है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे टोंक के सवाई माधोपुर चौराहे से नामांकन रैली को रवाना करने से पहले सचिन पायलट ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। पायलट की नामांकन रैली में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, प्रशांत बैरवा, राकेश पारीक, खिलाड़ी लाल बैरवा और इसके साथ कई सारे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का बड़ा दाव, कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा करेंगे 5 चुनावी वादे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 चुनावी वादे कर दिए हैं, जिसमें पहले नंबर पर कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने का लक्ष्य रखा है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस ने राज्य में जातिगत जनगणना का मुद्दा रखा है। इसके अलावा तीसरे और चौथे नंबर पर पार्टी ने भ्रष्टाचार मामले की जांच और स्वास्थ्य का अधिकार कानून का वादा किया है। वहीं दोस्तों, 5वें में वादे में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो अगर सरकार में आती है तो किसानों की समस्या पर काम करेगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कई सारे वादे कर चुकी है और एक एक करके उनको पूरा भी कर रही है, जिसके बाद जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी में बनता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारे पिछड़ा वर्ग के परिवारों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए जातिगत जनगणना कराएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी पिछले दिनों चुनावी सभाओं में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों की सही संख्या जानने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ताकि ऐसे वर्ग के लाभ के लिए योजनाएं बनाई जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पिछले दिनों सागर जिले में आयोजित सभा में कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। दोस्तों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या प्रियंका गांधी हो या कमलनाथ हो, इन सारे बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता से ये बड़ा वादा कर दिया है और 5 गारंटी कमलनाथ ने खुद दी है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप, लोकसभा चुनाव में हार तय, इसलिए विपक्षियों को भेज रही है ईडी का नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन भेजे जाने पर कहा है कि ये नोटिस सभी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर 140 करोड़ लोग नाराज हैं तो क्या सरकार उन सभी को जेल भेजेगी? अखिलेश यादव ने कई विपक्षी नेताओं के एप्पल डिवाइस पर हैकिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दुखद बात है। मुझे ये संदेश सुबह मिला जिसमें कहा गया है कि आपका डिवाइस हैक किया जा रहा है या राज्य द्वारा निगरानी की जा रही है। प्रायोजित एजेंसी द्वारा निगरानी क्यों की जा रही है? लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, आरक्षण आंदोलन पर बैकफुट पर सिंधे सरकार, कैबिनेट ने मराठा पैनल की रिपोर्ट को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच कई जगहों पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के एक दिन बाद
मंगलवार को एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट ने मराठा आरक्षण पर सेवानिवृत्त जस्टिस संदीप शिंदे समिति द्वारा पेश प्रारंभिक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जालना में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिवबा संगठन के मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की प्रमुख मांगों में से ये एक मांग थी। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति ने सोमवार को निजाम काल के आधार पर कुणबी मराठा जाति प्रमाण पत्र निर्धारित करने की प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट दी थी, क्योंकि पिछले एक महीने में 1.72 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेजों की जांच में से 11,530 ऐसे प्रमाण पत्र मिले थे। इससे मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्षी नेताओं के हैकिंग के दावे पर राहुल गांधी बोले, सरकार में अडानी नंबर 1 और पीएम मोदी नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी नेताओं की तरफ से मंगलवार सुबह दावा किया गया कि उनके फोन में सरकार प्रायोजित हैकिंग से जुड़े चेतावनी संदेश आए हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस में कई लोगों को ऐसे संदेश आए हैं। इनमें केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुनेत, पवन खेड़ा शामिल हैं। भाजपा इस वक्त युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मैं सोचता था कि सरकार में नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं, दूसरे पर अडानी और तीसरे पर अमित शाह हैं, लेकिन ये गलत है। सरकार में नंबर 1 पर अडानी है, पीएम मोदी दूसरे नंबर पर है और अमित शाह तीसरे पर। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति हमें समझ आ गई है। अडानी जी बचकर नहीं निकल सकते। हमने अडानी को ऐसा घेरा है कि वो बचकर नहीं निकल सकते। इसीलिए ध्यान बांटने की राजनीति हो रही है कि देश की निगाह, विपक्ष की निगाह पिंजरे में बैठे हुए तोते की ओर ना चली जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जितनी टैपिंग करनी हो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फ़ोन चाहिए तो मैं अपना फ़ोन दे देता हूँ आपको। कम लोग लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि उनके मोबाइल पर फ़ोन निर्माताओं द्वारा एक संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके फ़ोन में सरकार समर्थित हैकरों द्वारा हैकिंग की कोशिश की गई है। जिन नेताओं ने ये शिकायत की है उनमें तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा शामिल हैं। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा को टक्कर के लिए कांग्रेस निकालेगी गारंटी यात्रा, सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे प्रभारी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान गति पकड़ता जा रहा है और अब कांग्रेस की प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की 7 गारंटियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गारंटी यात्रा निकालेगी। कांग्रेस गारंटी यात्रा के लिए वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग संभागों का प्रभारी बनाया है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, अजमेर कांग्रेस के राष्ट्रपति महासचिव जितेंद्र सिंह जयपुर और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश और इसके साथ कई सारे अन्य प्रभारी होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फेंका बीआरएस पर बाउंसर, कहा सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व कांग्रेस सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना चुनाव से पहले बीआरएस पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जीत का भी दावा किया और कांग्रेस ने इस बार उन्हें जुबली हिल्स विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं। के चंद्रशेखर राव सरकार ने आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के विकास में भी ये सरकार काफ़ी पीछे रह गई है। इसलिए इस बार तय है कि बीआरएस सत्ता से बेदखल होगी और लोग कांग्रेस को मौका देंगे। बता दें कि इससे पहले क्रिकेटर अजहरुद्दीन कांग्रेस के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से की थी, तब इन्हें जीत मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैं अपना फ़ोन ही देने को तैयार हूं, टैपिंग से तो डरता ही नहीं। एप्पल के वार्निंग मैसेज पर राहुल गांधी की हुंकार। जी हाँ दोस्तों, एप्पल के आईफोन इस्तेमाल करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और राघव चड्ढा समेत कई नेताओं ने मंगलवार को एक वार्निंग मैसेज शेयर किया और आरोप लगाया कि उनकी टैपिंग हो रही है। ओवैसी समेत कई नेताओं ने एप्पल के वार्निंग मैसेज को शेयर किया, जिसमें लिखा था कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स की ओर से टारगेट किया जा रहा है। शायद अटैकर्स आपको निजी तौर पर अटैक कर रहे हैं, इसकी वजह आपका काम भी हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अब एप्पल का ही बयान सामने आया है और इसका कहना है कि ये झूठी चेतावनियां हैं और सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज, धार्मिक नफरत फैलाने के लगे आरोप। जी हाँ दोस्तों, केरल पुलिस ने नफरती बयान के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केरल पुलिस ने कोच्चि विस्फोटों के संबंध में सोशल मीडिया पर मंत्री के हालिया बयानों को लेकर मामला दर्ज किया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के मल्लपुरम जिले में एक इस्लामी समूह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हमास नेता के संबोधन के संबंध में नफरती बयान दिया था। पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि कथित तौर पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयान देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोच्चि शहर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 153A और धारा 120O के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, मंत्री के खिलाफ केरल पुलिस अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना है और धारा 120O उपद्रव और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम गठबंधनों पर कुछ नहीं कर सकते, इंडिया पर रोक की मांग पर चुनाव आयोग की दो टूक। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नाम पर सवाल उठाने वाली याचिका को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया है कि वो राजनीतिक गठबंधनों को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने बताया कि उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान के तहत रेगुलेटरी संस्था के रूप में मान्यता नहीं है। यह हलफनामा उस याचिका के दबाव में दिया गया है जिसमें चुनाव आयोग से विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग उठाई गई थी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए 18 जुलाई 2023 को इंडिया गठबंधन बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को 26 राजनीतिक दलों को संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। चुनाव आयोग ने अपने ताजा हलफनामे में 2021 के डॉक्टर जॉर्ज जोसेफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। इसके मुताबिक चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत किसी राजनीतिक दल के निकायों या व्यक्तियों के संघों को रजिस्टर करने का अधिकार दिया गया है, जबकि राजनीतिक गठबंधनों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 RP एक्ट या संविधान के तहत रेगुलेटेड संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल को किया जा सकता है गिरफ्तार, दिल्ली सीएम को ईडी के समन पर बोले आम आदमी पार्टी नेता आतिशी। जी हां दोस्तों, यहां पर दिल्ली के तथाकथित आबकारी घोटाले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए जारी नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर है। नोटिस के बाद मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और इस नोटिस में साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना। आपको खत्म करने के लिए वो किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है। वो किसी भी तरीके से फर्जी केस बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हैं, जिससे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय से उन्हें डर है कि उनकी जीत का रथ एक ही नेता रोक सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल। आज तक दिल्ली की जीत इस बात का सबूत है और इसी के डर से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो साफ है कि पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी केवल आम आदमी पार्टी पर ही समाप्त नहीं होने वाली है, इसके बाद विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं को भी इसी तरह गिरफ्तार किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 31 दिसंबर तक शिवसेना और 31 जनवरी तक एनसीपी की अयोग्यता याचिकाएं निपटाएं, सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर को आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा लंबित अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे में की जा रही देरी पर सोमवार को एक बार फिर कहा कि 10वीं अनुसूची में दी गई व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पीकर से कहा है कि वो शिवसेना में विभाजन के बाद अलग हुए विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक और एनसीपी में विभाजन के बाद अलग हुए विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं का 31 जनवरी 2024 तक निपटारा करे। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई का आदेश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। इसके अलावा कोर्ट ने एनसीपी में शरद पवार गुट की, अजीत पवार गुट के विधायकों के खिलाफ निलंबित अयोग्यता याचिकाओं के जल्दी निपटाने की मांग पर यह आदेश दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महुआ मोइत्रा, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, शशि थरूर, सरकार ने सबका फोन हैक कर लिया, सब
सबने एक साथ लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, शशि थरूर, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कई विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनके मोबाइल फोन को केंद्र द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि एप्पल से मुझे संदेश और ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल की हैक करने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्रालय कार्यालय एक जीवन प्राप्त करे और अडानी और पीएमओ के बदमाश आपका डर मुझे आप पर दया करने को मजबूर करता है। इसमें महुआ ने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भी टैग किया और कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी, आपको और मुझे और 3 अन्य लोगों को अब तक ये मिल गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरी दादी मेरी ताकत, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, वरुण गांधी ने देश की मां बताकर किया नमन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 39वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि वो उनकी ताकत का स्रोत थी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मेरी ताकत मेरी दादी, मैं हमेशा उस भारत की रक्षा करूंगा जिसके लिए आपने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे दिल में हैं। कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय राजधानी में शक्ति स्थल पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 39वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी दादी को याद करते हुए कहा कि वो वास्तव में राष्ट्रमाता थी। वरुण गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सलाम, जो अद्वितीय साहस और संघर्ष की प्रतीक और लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रणेता थी। उन्होंने कहा कि कठिन निर्णय लेने के दृढ़ संकल्प के साथ साथ आप में मातृत्व की बहुत ही सरल और सौम्य कोमलता भी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या बीजेपी के सभी लोग दूध के धुले हैं? दिल्ली के सीएम को ईडी का सम्मन मिलने पर संजय राउत का बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। इस पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने कहा है कि जो भी भाजपा के विरोधी हैं उन्हें चुनाव से पहले किसी भी मामले में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम को ईडी के सम्मन पर सांसद संजय राउत ने कहा कि जो भी भाजपा विरोधी हैं उनके नेताओं को चुनाव से पहले वो मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य आरोप लगाकर बंद करवा देंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में सुना है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया है। चाहे आप हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो या फिर शिवसेना, सभी प्रमुख नेताओं पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए सीबीआई और ईडी को काम दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को समन मिला है, लेकिन क्या भाजपा के सभी लोग दूध के धुले हैं? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले ईसी अलर्ट, आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 10 करोड़ नकद और 30,000 लीटर अवैध शराब जब्त। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। राज्य में 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक राज्य में 38.34 करोड़ से अधिक की बेहिसाब नकदी, अवैध शराब और कीमती सामान जब्त किए गए हैं। अक्सर चुनाव के समय वोटर्स को लुभाने के लिए राजनेता कैश और शराब जैसी चीजें बांटते हैं। इस घटनाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारियों को अवैध खेपों पर कड़ी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारी ने कहा, जब्त किए गए शराब, नकदी और अन्य वस्तुएं चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि रविवार तक राज्य में अलग अलग स्थानों से 38.34 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, अवैध शराब और अन्य सामान जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि अन्य चीजों के अलावा बरामद वस्तुओं में 10 करोड़ 11 लाख रुपए नकद, 90,87,000 रुपए मूल्य की 30,840 लीटर अवैध शराब और 14 करोड़ 82 लाख रुपए मूल्य को 184 किलोग्राम गहने की कीमती पत्थर मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मराठा आरक्षण की मांग के बीच उद्धव ठाकरे ने मनोज जरांगे से फोन पर की बातचीत और कर दी बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनोज जरांगे से फोन पर बातचीत की। मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना पक्ष रखा
साथ ही मनोज जरांगे ने सेहत का ख्याल रखने की अपील की। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने जारंग को फोन कर बातचीत की और मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फोन पर चर्चा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मराठा आरक्षण आंदोलन के साइड इफेक्ट मुद्दा नहीं सुलझा तो 2024 में होगी मुश्किल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन ने अब उग्र रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के 2 विधायकों और एक पूर्व मंत्री के घरों में आग लगा दी है। महाराष्ट्र के बीड में कर्फ्यू लगा दिया गया है और धारा 144 के तहत लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बाजार पर क्रिस वुड का बड़ा दावा, कहा उलटफेर हुआ तो 25% टूट जाएगा शेयर बाजार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शेयर बाजार में इन दिनों ग्लोबल संकेतों का आसार देखने को मिल रहा है, लेकिन अगले साल यानी 2024 के लिए बड़ा ट्रिगर लोकसभा चुनाव है। बाजार के दिग्गज एनालिटिक्स आम चुनाव से पहले बाजार को लेकर अनुमान जारी कर रहे हैं। इस कड़ी में दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटेजी ग्लोबल हेड क्रिस वुड ने बड़ा दावा किया और कहा कि चुनाव के नतीजों में अगर उलटफेर हुआ तो बाजार में 25% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र सिंह और संजीव सिंह ने बिना अनुमति निकाली वाहन रैली, घंटों लगा जाम, भीड़ में बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशियों पर एफआईआर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में कांग्रेस ने लगाई सेंध, बीजेपी नेता जसपाल सिंह अरोड़ा कांग्रेस में शामिल। जी दोस्तों, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। सीएम के साथ रहने के बाद भी मैं उपेक्षित हो रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ईडी नोटिस पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा इंडिया गठबंधन से पूरी तरह घबराई हुई है मोदी सरकार। जी दोस्तों, दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और उनसे मामले में पूछताछ की जाएगी। सीएम केजरीवाल को नोटिस भेजने को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां भी निंदा कर रही हैं और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।